एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग पढ़ेंगे जुडिशियल रिव्यू के बारे में और आप लोगों को पता होगा कि आर्टिकल नंबर 13 में है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, उसका स्कोप क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है और जो क्रिटिक्स हैं वो इसको किस तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं, वो सारी चीज़ें आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। इसकी मीनिंग क्या है, हर एक चीज़, और जो केस लॉज हैं उसे भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपके लिए एक पूरा मैटर है। अगर आप जुडिशियल रिव्यू पे कुछ लिखना चाहते हैं तो ये आप लिख सकते हैं, कोई आंसर लिखना चाहते हैं, ऐसे लिखना चाहते हैं तो आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। देखिए, जुडिशियल रिव्यू, सबसे पहले तो मीनिंग क्या है जुडिशियल रिव्यू की। जुडिशियल रिव्यू रेफर्स टू द पावर ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी की पावर है, नाम से ही समझ में आ रहा है, जो कि एग्जामिन करते हैं द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव एनैक्टमेंट एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। जो हमारा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, जिसे हम आर्टिकल नंबर 14 में पढ़ते हैं, राइट टू इक्वालिटी में, उसका मतलब ही यही है कि जो हमारी जुडिशरी है वो लेजिस्लेटिव एक्ट को भी और एग्जीक्यूटिव एक्ट को भी रिव्यू कर सकती है। तभी हम कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है हमारे यहाँ, ठीक है। तो जुडिशरी के पास क्या पावर है कि जो कोई भी अगर एनैक्टमेंट, जो कोई भी स्टैट्यूट, जो कोई भी एक्ट अगर लेजिस्लेचर बना रहा है और अगर जुडिशरी को ऐसा लगता है कि ये जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दे रखी है सिटीजन की, उसके अगेंस्ट है, उसके वायलेटिव है, या कोई भी एनैक्टमेंट है, उसका जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कर सकती है। दोनों के पास पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर है और हाई कोर्ट के पास भी पावर है। अभी हम आगे देखेंगे कौन से आर्टिकल में उनके पास पावर है। तो लेजिस्लेटिव एनैक्टमेंट को भी लेजिस्लेटिव एनैक्टमेंट का भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है और जो एग्जीक्यूटिव एक्ट्स हैं उनका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। वो मैंने आपको बताया कि उसी को हम लोग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहते हैं, ठीक है। इफ ऑन एग्जामिनेशन द जुडिशरी, मतलब जो उन्होंने एग्जामिन किया है, अगर उस समय जुडिशरी को ऐसा लगता है कि ये वायलेटिव है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है उसको एक्सीड कर रहे हैं, अल्ट्रा वायर्स है, इट डिक्लेयर्स देम इलीगल, तो उन्हें इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं और इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं, जिसका मतलब है नल एंड वॉइड, जीरो उसकी जो है जीरो वैधता होती है उस चीज की। कॉन्सिक्वेंटली दे कैन नॉट बी, भाई अगर दे कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट। कोई एक एक्ट है, मान लीजिए अगर उसको जुडिशरी ने जुडिशियल रिव्यू करके इनवैलिड घोषित कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया, तो ऑब्वियसली अब उसको एनफोर्स नहीं किया जा सकता, उसको लागू नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये तो हुआ इसका मीनिंग। एग्जाम्पल से समझो, इमेजिन अ लॉ गेट्स पास्ड, ठीक है, दैट लिमिट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑनलाइन। जिसको लिमिट कर दिया गया है, लॉ किस तरीके का पास किया गया, इस तरीके का पास किया गया कि आपको जो है ऑनलाइन जो भी आप सोशल मीडिया पे पोस्ट वगैरह करते हैं, जो हो सकता है कि गवर्नमेंट को डेरोगेटरी दिखा रहे हो किस तरीके से, हालांकि उसमें भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, बट अगर आप इस तरीके की सारी चीजें छीन ली जाएंगी, जैसे श्रेया सिंघल वाला केस है, तो फिर वो तो वायलेटिव हो जाएगा ना आर्टिकल 19 की, तो फिर काहे का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि ऐसा मान लो कि एक ऐसा लॉ पास किया गया जो कि लिमिट कर रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच को, आर्टिकल 19 को, ठीक है। समवन माइट आर्ग्यू दिस लॉ वायलेट्स द राइट ऑफ फ्री एक्सप्रेशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी बंदा गया और कहा कि इसने मेरी फंडामेंटल राइट को जो है वायलेट किया है। एक बात ध्यान रखिएगा, किसी एक सिटीजन की भी अगर फंडामेंटल राइट वायलेट हो रही है तो हम मानते हैं कि पूरे देश के जो सिटीजन हैं उन सबकी फंडामेंटल राइट वायलेट हुई है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इसीलिए हम इस राइट, सिर्फ राइट नहीं कहते पार्ट 3 को, हम फंडामेंटल राइट कहते हैं, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो वो भी जाकर के आर्ग्यू कर सकता है कि राइट टू फ्री एक्सप्रेशन नहीं दिया गया हमें, जैसा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। दे कुड टेक द केस टू द हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, दोनों में से कहीं भी जा सकते हैं। द जजेस वुड देन रिव्यू द लॉ। उसके बाद जो लॉ पास किया गया जिसमें लिमिट करा जा रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच को, उसको जो है रिव्यू किया जाएगा, देखा जाएगा कि वाकई सही है या नहीं है, और अगर सच में वायलेट कर रहे हैं तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करो। इफ दे फाइंड इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अगर उन्हें लग रहा है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे संविधान के विरुद्ध है अगर कोई चीज, दे कैन स्ट्राइक इट डाउन, उसको वो टेक डाउन कर सकते हैं। दिस इज जुडिशियल रिव्यू इन एक्शन। द जुडिशरी चेकिंग द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर टू मेक श्योर लॉज आर फेयर। जुडिशरी क्या करिए, यहाँ पे पावर्स भी चेक करिए लेजिस्लेचर की, कि ये श्योर होने के लिए, ये फॉर श्योर होने के लिए कि जो लॉज है वो फेयर है और वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ग्रंड नॉर्म है, उसी के बेसिस पर ही बाकी सारे लॉज बन सकते हैं, या ऐसा कह लो कि ग्राउंड लॉ है जिसके बेसिस पर ही सारे लॉज बनते हैं। फिर चाहे वो बीएनएस हो, चाहे वो बीएनएसएस हो, आईपीसी हो, सीआरपीसी, कोई भी लॉ हो, ये इसी के बेसिस पर होंगे सारे लॉज। अगर कोई भी लॉ इसको
वायलेट करेगा तो उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा, फिर चाहे वो पूरा लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो या उस पर्टिकुलर लॉ का कोई सेक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो। ठीक है, अब आओ इवोल्यूशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ, कैसे इवॉल्व हुआ। द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेटेड एंड डेवलप्ड इन द यूएसए। कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ था? यूएसए से हुआ था, वहीं से लिया ही गया। इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन itself confers the power of judicial review on both Supreme Court and High Court, दोनों कोर्ट्स को ये पावर है। The Supreme Court has declared the power of judicial review as the basic feature of the constitution, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का ये पार्ट है। इस बात को ध्यान रखो, बहुत सारे ऐसे प्रयास किए गए हिस्ट्री में भी अभी भी कि ये जो जुडिशियल रिव्यू है इसकी पावर किसी तरीके से जुडिशरी से छीन ली जाए, यानी कि लेजिस्लेचर जो चाहे वो कर सकती है, लेजिस्लेचर जिस तरीके का लॉ चाहे वो ऐसा वो पास कर सकती है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हो नहीं पाया। अभी हम सीरीज ऑफ जजमेंट्स भी देखेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जहां पर एक बात सिद्ध कर दी गई कि जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और इसे कोई भी लेजिस्लेचर अमेंड नहीं कर सकती है। ठीक है, hence it cannot be curtailed or excluded even by Constitution Amendment Act। आप भले कितना भी Constitution Amendment Act, कितना भी CA लेके आ जाओ, आप इसको छेड़ नहीं सकते क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पहले पढ़ रखा है तो कुछ ऐसी चीजें हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, उनसे आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उनसे लेजिस्लेचर छेड़छाड़ नहीं कर सकती। बाकी जो कुछ भी बना भाई फलाने अमेंडमेंट्स हुए, 108 अमेंडमेंट्स हुए कॉन्स्टिट्यूशन में, कर सकती है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको वो हिला नहीं सकती। ठीक है, अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस क्या है जुडिशियल रिव्यू के। दो द फ्रेज जुडिशियल रिव्यू हैज नोवेयर बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कहीं पे भी इस फ्रेज को यूज नहीं किया गया। देयर आर मेनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दैट कन्फर द पावर ऑफ अ जुडिशियल रिव्यू ऑन द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर दे रखी है। अब देखो क्या प्रोविजंस है। आर्टिकल 13 इस बारे में बात करता है। ठीक है, सबसे पहले आर्टिकल 13 ने इस बारे में बात करी, कन्फर्स या प्रोवाइड्स दैट एनी लॉ दैट इज इनकंसिस्टेंट with or in derogation of fundamental rights, कोई भी ऐसा लॉ अगर पास किया गया है जो कि फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे पार्ट 3 में दे रखी है वो उससे इनकंसिस्टेंट है या उसको डेरोगेट कर रहा है तो उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, शैल बी नल एंड वॉइड। सबसे पहली बात तो यही हो गई। आर्टिकल 32 में empowers the Supreme Court to issue writs for enforcement of the fundamental rights। अब यहाँ पर आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो रिट इशू कर सकते हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट को एनफोर्स कराने के लिए। और आर्टिकल 226 में वही पावर हाई कोर्ट के पास है। तो आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 एंड आर्टिकल 13, ठीक है, ये तीन आपको याद रखने हैं। अब देखो कितने तरीके के जुडिशियल रिव्यू होते हैं ये भी जानना जरूरी है। The judicial review can be categorized into several types based on the scope and nature of the review. Constitutional judicial review, ठीक है, this involves the examination of the constitutionality of legislative acts, executive orders and administrative decisions। जो भी legislative act यानी कि जो acts वगैरह बनाए गए हैं, जो भी executive के orders आए हैं, जो भी administrative decisions हैं, उन सबको देखने के लिए judicial review किया जा सकता है। Courts determine whether these cases are in line with the constitution। Courts क्या determine करती, क्या decide करती कि ये जो आया है, जो laws वगैरह आए हैं, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन की लाइन में है, कॉन्स्टिट्यूशन को साथ में लेके चल रहे हैं, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को डेरोगेट तो नहीं कर रहे, या फॉर दैट मैटर फंडामेंटल राइट्स को डेरोगेट तो नहीं कर रहे। अगर कर रहे हैं तो वो नल एंड वॉइड हो जाएंगे। Statutory judicial review in this type, courts interpret and assess the validity of statutes or regulation। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसमें क्या होता है, कोर्ट जो है इंटरप्रेट करती है, देखती है कि इस पर्टिकुलर स्टैट्यूट की क्या वैलिडिटी है, इसकी वैधता क्या है, या कुछ रेगुलेशंस की भी। दिस रिव्यू एंश्योर्स, ये इससे क्या होता है, एंश्योर करते हैं कि लॉज जो है वो करेक्ट तरीके से अप्लाई कर रहे हैं और जो है कंसिस्टेंट है विद अदर लीगल प्रोविजंस। देखो हमें पता है कि हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, तो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन में कोशिश यही करी जाती है कि हार्मनी बैठा सकें। अगर दो एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, दो प्रोविजन है किसी भी एक्ट के, मान लो वो कॉन्फ्लिक्ट में है एक दूसरे के साथ, तो कोशिश यही करी जाती है कि हार्मनी बैठाई जाए उन दोनों के बीच में, किसी को भी ऐसे स्ट्रक डाउन ना किया जाए, ऐसा नहीं कि किसी भी प्रोविजन की बात ना सुनी जाए। ठीक है, सिंपल भाषा में। एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशियल रिव्यू, courts review the decisions and actions of administrative agencies. This type of review checks for compliance with statutory mandates, प्रोसीजर सही से फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बीएनएसएस का सही से बीएनएसएस सही से फॉलो किया जा रहा नहीं किया जा रहा, जो भी रीजनेबलनेस है, जो भी मान लीजिए कोई एजेंसी है उसने कुछ डिसीजन वगैरह लिए, किस बेसिस पर, किस रीजन पर वो डिसीजन वगैरह लिए गए हैं, उसका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। Procedural judicial review, this focuses on whether the correct legal process and procedures were followed in making a decision। जब कोई डिसीजन किया गया है सबऑर्डिनेट कोर्ट के द्वारा, क्या वो डिसीजन जब दिया गया क्या सही प्रोसीजर फॉलो किया गया था, इसका भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ठीक है, कोर्ट्स एंश्योर दैट ड्यू प्रोसेस एंड फेयर ट्रायल प्रिंसिपल्स आर अपहेल्ड, कि
नेशनल जस्टिस को सही से फॉलो किया गया है, ये इस बात का कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। सब्सटैंटिव जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? कोर्ट्स इवैल्यूएट द सब्सटेंस और कंटेंट ऑफ लॉज एंड डिसीजंस टू डिटरमाइन देयर फेयरनेस, रीजनेबलनेस एंड एडहेरेंस टू द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। वही चीज मैंने आपको बताया कि नेशनल जस्टिस फॉलो हुआ है नहीं हुआ, सब में लगभग एक ही सेम बात है। बस इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करो, जो अगर हम इन सबको पढ़ेंगे तो कंक्लूजन पे आएंगे। कंक्लूजन ये है कि अगर कोई भी ऐसी चीज है, फिर चाहे वो प्रोसीजर से रिलेटेड हो, किसी स्टैट्यूट से रिलेटेड हो, किसी एक्ट से रिलेटेड हो, किसी रेगुलेशन से रिलेटेड हो, किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से रिलेटेड हो, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को डेरोगेट कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रही है या डेरोगेट कर रही है, तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। जुडिशरी अपना पावर यूज करके जुडिशियल रिव्यू का उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, अब देखो स्कोप क्या है जुडिशियल रिव्यू का इन इंडिया। एज फार एज द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज कंसर्न्ड, द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अ लेजिस्लेटिव एनैक्टमेंट और एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर चैलेंज किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में ऑन द फॉलोइंग 3 ग्राउंड्स। इन 3 ग्राउंड्स पर उसको चैलेंज किया जा सकता है। पहला ग्राउंड है कि अगर उसने इन्फ्रिंज किया है फंडामेंटल राइट्स को, पार्ट 3 को। दूसरा क्या है? इट इज आउटसाइड द कॉम्पिटेंस ऑफ द अथॉरिटी विच हैज फ्रेम्ड इट, एंड मतलब अल्ट्रा वायरस काम किया किसी अथॉरिटी ने, वो उसका पावर नहीं था वो करने का, उसको एक्सीड कर दिया, कुछ भी ऐसा किया, जो कुछ भी ऐसा उन्होंने किया अपने पावर का मिसयूज करते हुए, जिसे हम कहते हैं अल्ट्रा वायरस काम किया, पावर का मिसयूज किया, अपनी पावर से ऊपर जाकर के उन्होंने अगर कोई काम किया तो इसका भी जुडिशियल रिव्यू कोर्ट कर सकती है। तीसरी चीज इट इज रिपग्नेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, यानी कि किसी तरीके से वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस को डेरोगेट कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ये 3 चीजें हैं मेन, जो 3 ग्राउंड्स हैं जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास आप जा सकते हो जुडिशियल रिव्यू कराने के लिए। जुडिशियल रिव्यू ऑफ 9th शेड्यूल, अब यहाँ से ही सारी चीजें और सारा जो है खेल इसी पर्टिकुलर केस लॉ से शुरू हुआ था, जहां पर कोशिश ये करी गई कि जो है जो जुडिशियल रिव्यू का पावर है ये कोर्ट से छीन लिया जाए। ठीक है, द chronological evolution of the position with respect to judicial review of the 9th schedule of the constitution can be seen as follows। सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ जब हमारा संविधान लागू हुआ, उसके एक साल बाद 1951 में द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 एडेड द 9th शेड्यूल और आर्टिकल 31B को भी ऐड किया गया। आर्टिकल 31B सो एडेड प्रोवाइड्स की जो एक्ट्स और रेगुलेशन है जो कि 9th शेड्यूल में दे रखे हैं, आप पढ़ना जा करके, शैल बी इम्यून फ्रॉम बीइंग चैलेंज एंड इनवैलिडेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्ट्रवेंशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। क्या कहना चाह रहा है? 9th शेड्यूल में ये 9th शेड्यूल में जो एक्ट्स दे रखे हैं, ये कहा गया आर्टिकल 31B में कि जो भी कुछ एक्ट्स वहां पर मेंशन्ड है उसको उसके ऊपर जो है जुडिशियल रिव्यू का पावर नहीं होगा, मतलब कि वो एक्ट्स भले ही वायलेट करे फंडामेंटल राइट्स को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जुडिशियल रिव्यू उस पर नहीं हो सकेगा। सबसे पहली बात तो ये कही गई। फिर आया केस 1 भारती का केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, 1973 का ये केस है। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द एक्ट्स एंड रेगुलेशन दैट आर इंक्लूडेड इन द 9th शेड्यूल, जो है 9th शेड्यूल में, आर ओपन टू चैलेंज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ बीइंग वायलेटेड ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसको जो है चैलेंज किया जा सकता है जो 9th शेड्यूल में मेंशन है, अगर वो वायलेट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। फिर उसके बाद वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कहा गया, इन दिस केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वेरियस एक्ट्स and regulation in the 9th schedule after the date of judgment in Kesavananda Bharti, ठीक है, 24th April 1973 are valid only if they do not damage the basic structure of the constitution। इसमें क्या कहा गया, ये जो एक्ट्स और जो रेगुलेशंस हैं जो कि 9th शेड्यूल में दे रखे हैं वो वैलिड तभी तक है जब तक कि वो डैमेज नहीं कर रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर को, जब तक कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डैमेज नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, वो वैलिड है। ठीक है, वामन राव के केस में ये कहा गया। फिर आईआर कोलू वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007 का ये केस है। इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से रीअफर्म किया इसी व्यू को एंड हेल्ड दैट देयर कुड नॉट बी एनी ब्लैंकेट इम्यूनिटी फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू ऑफ लॉज इंक्लूडेड इन द 9th शेड्यूल। यार कोई भी ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं होगी कि ये पर्टिकुलर जो आपने 9th शेड्यूल में एक्ट्स मेंशन कर दिया, इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती है। अगर हमें वायलेटिव लगेगा, अगर हमें डेरोगेटरी लगेगा कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को हिलाने की कोशिश कर रहा है, तो हम उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकेंगे। द कोर्ट वेंट ऑन टू से दैट द जुडिशियल रिव्यू एक बेसिक फीचर है, इसी पर्टिकुलर केस में कहा गया था। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि ये पर्टिकुलर बात कहाँ से आई, कौन से केस से इवॉल्व हुई कि बेसिक स्ट्रक्चर है जुडिशियल रिव्यू, तो इसी केस से आया था, आईआर कोलू के केस से ही आया था कि बेसिक स्ट्रक्चर है, ये बेसिक फीचर है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन नॉट बी टेकन अवे बाय पुटिंग अ लॉ अंडर द 9th शेड्यूल। और इसको आप हमसे छीन नहीं सकते सिर्फ इस बात पे कि आपने 9th शेड्यूल में उस पर्टिकुलर लॉ को डाल दिया, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, प्रेजेंट
position क्या है, the present position regarding the judicial review of the 9th schedule is what the court said in IR Kolu। जो ऊपर कहा गया था 2007 में, वही बात अभी भी लागू होती है, अभी कुछ इसमें अलग नहीं हुआ, कोई कुछ कर भी नहीं सकता इस बात का। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि फिर से वही बात है, क्योंकि ये बेसिक फीचर है, बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, और हमें पता है कोई कितनी भी कोशिश कर ले, कितने भी अमेंडमेंट्स लेकर के आए, कोई भी सरकार हो, यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर सरकार की बात नहीं हो रही, कोई भी सरकार हो, कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकती है जो कि हमारे संविधान के विरुद्ध जा रहा हो, जो कि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को हिलाते। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बहुत होते हैं, बहुत हुए भी हैं, अभी तक हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली द कोर्ट कैन एग्जामिन एक्ट्स एंड रेगुलेशन included in 9th schedule after the date of 24th April 1973 are open to challenge। वही बात है, केशवानंद भारती वाली बात यहाँ पर लिखी हुई है। इन कोर्ट इफ दे वायलेट फंडामेंटल राइट्स, जो कि 14, 15, 19 और 21 में दे रखा है, अगर ऐसा लग रहा है तो उसको नॉन एंड वॉइड डिक्लेयर करा जाएगा। ये बेसिक स्ट्रक्चर को देखो, मैंने आपको बताया ना कि बेसिक स्ट्रक्चर को भी अगर कोई पर्टिकुलर बात वायलेट करेगी, कोई पर्टिकुलर लॉ वायलेट कर रहा है, तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है जुडिशियल रिव्यू की? एज ऑब्जर्व्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स वेरियस जजमेंट, द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू holds significant importance of the following main reasons। क्या है मेन रीजंस? टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो सुप्रीमेसी है कॉन्स्टिट्यूशन की, कि ये सबसे ऊपर है, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम या सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है, तो ये रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इसको अपहोल्ड करने के लिए। देन टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स जो है सिटीजन की, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, टू मेंटेन फेडरल इक्विलिब्रियम, दैट इज क्या है, बैलेंस बिटवीन सेंटर और स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो है एक बैलेंस बैठाना ही जुडिशियल रिव्यू का मेन मोटो है, आप कहो कि इंपॉर्टेंस है उसका। बेनिफिट्स क्या है जुडिशियल रिव्यू की, ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम बेनिफिट्स भी पढ़ रहे हैं और फिर हम इसके जो क्रिटिसिज्म किया जाता है, क्यों कहा जाता है ऐसा कि नहीं होना चाहिए जुडिशियल रिव्यू, वो सारी बातें भी हम पढ़ेंगे। बस 2 ही टॉपिक और बचे हुए हैं। कह रहा है अपहोल्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, जुडिशियल रिव्यू रेनफोर्सेस द प्रिंसिपल दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम लॉ है, ग्रैंड नॉर्म है ऑफ द लैंड, एंड एंश्योर्स, क्या इंश्योर करता है कि सारे लॉज और गवर्नमेंट एक्शन कंफर्म में होने चाहिए, यानी कि कंफर्मिटी में होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, चेक्स एंड बैलेंसेस, ये आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी अगर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा तो सुना होगा। By exercising judicial review, courts serve as a check on the powers of legislative and executive branches of government। भाई क्या कर रहे हो इससे? जुडिशियल रिव्यू से हो क्या रहा है? रिव्यू करा जा रहा है ना एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के एक्ट की, क्या वो सही से कंफर्मिटी में काम कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन की कि नहीं कर रहा है। ठीक है, दिस हेल्प्स मेंटेन अ बैलेंस ऑफ पावर, एक बैलेंस ऑफ पावर बना हुआ है, एंड प्रिवेंट्स एनी सिंगल ब्रांच फ्रॉम बिकमिंग टू डोमिनेंट और अब्यूजिंग इट्स अथॉरिटी। और ये क्या हो रहा है इससे, एक कोई भी सिंगल ब्रांच हो, लेजिस्लेचर हो, कोई भी ब्रांच हो, उससे क्या हो रहा है, लेजिस्लेचर हो चाहे जुडिशरी हो, इससे एक बैलेंस मेंटेन है कि कोई भी अपनी पावर को अब्यूज नहीं करेगा, कोई भी अपनी पावर, यहाँ पर केवल लेजिस्लेचर की बात नहीं, जुडिशरी भी अपनी पावर को अब्यूज नहीं कर सकती, कोई भी अपनी पावर को यहाँ पर अब्यूज नहीं कर सकता या अपनी अथॉरिटी से एक्सेसिव कोई काम नहीं कर सकता। ठीक है, चेक्स मिसयूज ऑफ पावर, मिसयूज ऑफ पावर को भी चेक करता है। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि अगर कोई बंदा मिसयूज ऑफ पावर कर रहा है, कोई ऐसा काम कर रहा है जो उसे नहीं करना चाहिए, तो ऐसे में भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। इट हेल्प्स चेक द मिसयूज ऑफ पावर बाय द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, दिस इन टर्न प्रिवेंट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ टायरनी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, प्रोटेक्ट सिटीजन राइट्स, सिटीजन की राइट तो प्रोटेक्ट हो ही रही है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। फेडरल बैलेंस एक यहाँ पर क्रिएट कर रहा है सेंटर और स्टेट के बीच में, तो इसको आप पढ़ सकते हो। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी है यहाँ पर, जुडिशरी किसी भी डिपेंडेंट नहीं है, देखो बात को समझो। बाय चेकिंग द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर फ्रॉम एनक्रोचिंग अपॉन द जुडिशरीज जुरिसडिक्शन, इट हेल्प्स सिक्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। प्रोटेक्शन हो रहा है किसका, माइनॉरिटी है जो उनके राइट्स का। जुडिशियल रिव्यू सर्व्स एज अ बोल्डवॉक अगेंस्ट द टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी, की मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर हिंदू ज्यादा है तो उनका कुछ अपना चल रहा है, ठीक है, वो मेजॉरिटी में, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगेंस्ट द टायरनी ऑफ मेजॉरिटी by protecting the rights of minority groups from oppressive और discriminatory, मतलब ऐसा ना हो कि minority के अगेंस्ट आपने कुछ ऐसा discrimination वाला एक्ट निकाल दिया, इस तरीके की चीजें नहीं हो सकती हैं। ठीक है, discriminatory legislation targeting vulnerable और marginalized communities। ठीक है, accountability and transparency, भाई देखो जुडिशियल रिव्यू एनहांस कर रहा है ट्रांसपेरेंसी को और अकाउंटेबिलिटी को, कि भाई आप जवाब दे। अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब होता है, अगर मैं सीधे भाषा में हिंदी में आपसे बात करूं तो जवाब दे कि आप किसी को अकाउंटेबल हो। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है इन गवर्नेंस टू एंश्योर कि जो गवर्नमेंट डिसीजंस हैं आर सब्जेक्ट टू पब्लिक स्क्रूटनी। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जो चाहे वो कर रही है, कोई स्क्रूटनी नहीं है, कुछ है नहीं, पब्लिक कुछ बोल ही नहीं सकती, ऐसा नहीं। भाई अगर तुम ये सोचो, अगर आर्टिकल 19 छीन लोगे हमसे तो हम क्या बोल पाएंगे? अगर हमें सरकार के अगेंस्ट कुछ बोलना है, किसी के भी अगेंस्ट अगर हमें कुछ बोलना है, कोई अगर कुछ गलत काम कर रहा है, अपने पावर्स को मिसयूज कर रहा है, हम कैसे बोलेंगे अगर हमारी फंडामेंटल राइट छीन लोगे? तो इन सब चीजों को प्रोटेक्ट कर रहा है। हम कहते हैं कि सुप्रीम
कोर्ट जो है वो गार्जियन है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का, पब्लिक स्क्रूटनी एंड विजिलेंस, ठीक है। तो ये हो गया। अब प्रॉब्लम्स क्या है जुडिशियल रिव्यू के? अब ये प्रॉब्लम्स कह लो या ऐसे कह लो कि क्रिटिसिज्म तो हर एक चीज का होता है, अगर अच्छे पॉइंट्स हैं तो उसमें नेगेटिव पॉइंट्स भी ऑब्वियसली ढूंढे ही जाते हैं। सो द मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू कैन बी सीन एज फॉलोज। फ्रीक्वेंट इंटरफेरेंस देखो होती है, और पहले भी लोगों का यही कहना था कि जो इंटरफेरेंस है ना, कि जुडिशरी इंटरफेयर कर रही है लेजिस्लेचर के काम में, एग्जीक्यूटिव के काम में, ये चीज गलत है, ऐसा क्रिटिक्स का कहना है। सम क्रिटिक्स फियर फ्रीक्वेंट जुडिशियल इंटरवेंशंस, भाई डर तो उन्हें लगता ही है, इन गवर्नमेंटल decisions or policies in the name of judicial review. This in turn can create uncertainty and instability in governance, ठीक है। Fear of judicial overreach. Critics argue, क्या argue करते हैं that judicial review can lead to judicial overreach, मतलब कि कह रहे हैं कि ये ऐसे तो जुडिशरी का पावर सबसे ज्यादा हो जाएगा, वेयर कोर्ट्स ओवरस्टेप देयर बाउंड्रीज, ऐसा भी कहा जाता है कि कोर्ट्स जो अपनी बाउंड्रीज से बाहर निकल करके काम करती हैं, एंड एनक्रोच अपॉन द डोमेन्स ऑफ द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। डिलेज एंड बैकलॉग्स, अब भाई अगर मान लीजिए कोई एक्ट निकालना था उन्हें, उस पर जुडिशियल रिव्यू बैठ गया तो देर तो लगेगी, उस एक्ट को अगर लेजिस्लेचर एनफोर्स कराना चाहती है तो उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि भाई कुछ दिन जुडिशियल रिव्यू चलेगा, तो ये जो पर्टिकुलर टाइम है वो कहते हैं कि उससे डिले कॉज होता है। जुडिशियल रिव्यू प्रोसेसेस कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली, टाइम कंज्यूमिंग कॉस्टली दोनों होते हैं, लीडिंग टू डिलेज इन रिजॉल्विंग लीगल डिस्प्यूट एंड क्रिएटिंग बैकलॉग्स इन कोर्ट सिस्टम्स। तो दोनों तरफ से देखो, अगर हम दोनों तरफ, यहाँ पे तो सिर्फ यहाँ पे कोर्ट्स की बात लिखी हुई है कि कोर्ट अगर जुडिशियल रिव्यू कर रही है तो बाकी के जो सारे मामले हैं वो थम जाते हैं, तो दोनों तरफ से, ठीक है। दिस कैन हिंडर द टाइमली रेजोल्यूशन ऑफ इंपॉर्टेंट लीगल इश्यूज। इससे क्या होता है कि जो टाइम, मतलब आप जितना टाइम से आप उस किसी पर्टिकुलर इश्यू को रिजॉल्व कर सकते थे वो नहीं कर सकते। अंडरमाइनिंग डेमोक्रेसी, सम आर्ग्यू दैट अनइलेक्टेड जजेस wielding the power to invalidate laws, unelected कुछ जजेस हैं वो अंडरमाइन कर सकते हैं the powers of elected representative। अंडरमाइनिंग डेमोक्रेसी का मतलब, ये डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? प्रजातंत्र, यानी कि जो हमारा प्राइम मिनिस्टर या जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है उसको चुना किसने है? हमारी प्रजा ने चुना है, यानी कि सिटीजंस ऑफ इंडिया ने चुना है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो अनइलेक्टेड जजेस हैं, अब जजेस को तो हम लोग इलेक्ट नहीं करते, जजेस तो एग्जाम दे करके आ रहे हैं, जजेस को हम लोग इलेक्ट नहीं कर रहे हैं, उनका कोई वहां पर वोटिंग नहीं हो रहा है, इलेक्शन नहीं चल रहा है। तो ऐसे में क्या कहा जा रहा है कि अनइलेक्टेड जजेस यहाँ पर वो किसको परेशान कर रहे हैं या किसके ऊपर अपना वो जमा रहे हैं, जो कि रिप्रेजेंटेटिव है या जो कि जिसको इलेक्ट किया गया है बाय डेमोक्रेसी, जिसको इलेक्ट किया गया है। दिस गोज अगेंस्ट द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, कहा जाता है कि ये जो है बेसिक प्रिंसिपल के अगेंस्ट जा रहा है। तो इस बात को समझने की पूरी कोशिश करना, और लाइट जलाना भूल गई थी, चलो कोई बात नहीं। ये था हमारा जुडिशियल रिव्यू का, सारी बातें मैंने आप लोगों को समझाई हैं, हर एक चीज हमने मीनिंग देखा, एग्जाम्पल देखा, सब कुछ देखा। ये पर्टिकुलर जब ये वीडियो लाइव जाएगी तो मैं आप लोगों को ये अपने चैनल पर इसको प्रोवाइड करा दूंगी, इस पर्टिकुलर चैनल पर एज एन PDF, ओ गॉड, टेलीग्राम चैनल पर आई विल प्रोवाइड यू, ठीक है। सौम्या सिंह के नाम से है, मेरे ही नाम से, और हो सकता है कि उसमें लॉ इंटेलेक्ट भी लिखा हो, तो आप समझ जाओगे कि वो मेरा चैनल है। तो उसको आप ज्वाइन करो ना करो, ये PDF ले लेना, आपके लिए बेनिफिशियल होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।